हमने कंसेप्ट 9 तक लिख लिया है और हम एक कंसेप्ट पहले लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे। कंसेप्ट 10 आप पहले लिख लें, फिर मैं आराम से बताऊंगा। कंसेप्ट नंबर 10 लिखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। पहले लिख लें दोस्तों, मैं बोल नहीं रहा बीच में। कंसेप्ट नंबर 10 आप पहले लिख लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच के बारे में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, उसको लिख लें। इस दुनिया की सबसे पहली ऐसा लेक्चर जिसमें हमने हर चीज को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर किया है। आप कंपेयर कर लीजिए यूट्यूब, आप इस दुनिया की किसी भी टीचर से बात कर लीजिए, उसकी क्लासेस देख लीजिए। अगर उसकी क्लासेस पीपीटी के थ्रू हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों, पढ़ाना छोड़ दूंगा। लिखिए, मेहनत किए दोस्तों, लिखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। ए पॉइंट लिख लिया हो तो बी पॉइंट लिखेंगे, ए पॉइंट लिख लिया हो तो बी पॉइंट लिखेंगे। कंसेप्ट नंबर 10 फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। अगर ए पॉइंट लिख लिया हो तो बी पॉइंट लिखेंगे। पहले लिख लीजिए, फिर मैं खुद समझाऊंगा और आप कोई भी क्लास एफएम की किसी से कंपेयर करके खुद देख लीजिएगा। ए पॉइंट लिख लिया हो तो बी पॉइंट लिख लीजिए, और बी भी लिख लिया हो तो सी पॉइंट लिख लीजिए। फॉलोइंग विल बी द आहा 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 following will be the format, following will be the format of profitability statement. Sales less variable cost, less fixed cost, bad debts, admin cost, PBT, profit before tax, less tax. Balancing figure is profit after tax. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं इस समय आप, डी पॉइंट। बस आप लिख लें, समझ लें इस कंसेप्ट की यही जान है जो आप लिख रहे हैं। Case 1, if actual rate of return is greater than expected rate of return, if actual rate of return is greater than expected rate of return, if actual rate of return is greater than expected rate of return, अभी देखेंगे क्या मतलब होता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न का, अभी देखेंगे क्या मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का। नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न लिख लीजिए, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न लिख लीजिए। इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इनटू 100। देखेंगे क्या मतलब है। कंसेप्ट नंबर 11 भी लिख लें, फिर मैं 10 और 11 का एक
क्वेश्चन करा दूंगा, आपको 10 भी समझ आ जाएगा और 11 भी समझ आ जाएगा। लिख लो ना, लिख लो ना मेरे बेटे, लिख लो ना, कंसेप्ट 11 लिख लो ना, लिखो। जो लिखेगा वही मिलेगा, जो लगाएगा वो पाएगा। मैंने लिखा है ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड कैन बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ टू अप्रोचेस। एक का नाम है टोटलिटी अप्रोच, एक का नाम है टोटलिटी अप्रोच। आहा आहा, आपको मालूम है कि आज तक आप जो भी क्वेश्चंस करते आए वो एक अप्रोच से करते हैं, उसका नाम था टोटलिटी अप्रोच। और दूसरी अप्रोच का नाम है इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल अप्रोच, इंक्रीमेंटल अप्रोच। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अभी देखेंगे क्या मतलब है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, 1942 लव स्टोरी की बात करूं दोस्तों, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे खिलता हुआ गुलाब, जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी का एसी, एक लड़की को देखा तो कैसा लगा। लिख लीजिए दोस्तों, सी पॉइंट भी लिख लीजिए। सी पॉइंट लिख लिया जी। अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो फिर हमें इंक्रीमेंटल अप्रोच ही फॉलो करनी है, तो फिर हमें इंक्रीमेंटल अप्रोच ही फॉलो करनी है। चलिए ये डी पॉइंट। अब इंक्रीमेंटल अप्रोच अगर फॉलो करनी है तो आप किस तरह का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, वो करने जा रहे हैं डी पॉइंट में। फॉलोइंग विल बी द फॉर्मेट ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है, चेक करें, हर चीज इंक्रीमेंटल लिखी हुई है। इंक्रीमेंटल सेल्स लेस इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लेस इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट कॉस्ट लेस इंक्रीमेंटल बैड डेट्स बैलेंसिंग फिगर इज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर इज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। लिख लें, बताइए कि क्वेश्चन हम करेंगे और हम ये दोनों कंसेप्ट समझ लेंगे और फिर मैं होमवर्क दे दूंगा और आज का लेक्चर कंप्लीट। चलिए जी, कंसेप्ट 12 नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए, हम नहीं लिख रहे 12। हम नहीं लिख रहे जी, हम अभी पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं जी। आइए मेहरबान कदरदान, आइए। मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए हैं, एक बताया कंसेप्ट नंबर 10, इसकी हेडिंग लिखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच, और एक बताया कंसेप्ट नंबर 11 और इसकी हेडिंग लिखी है जी, इसकी हेडिंग है जी इंक्रीमेंटल अप्रोच। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको ये दोनों के दोनों कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझ आ जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मैं बढ़ूंगा अभी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं पेपर आपकी जगह बनाऊं, आपका बनाऊं और मुझे इंस्टीट्यूट मौका दे तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके पेपर में जरूर दूंगा। वैसे मैंने लिखा है सीए में आया, लेकिन ये सीएस में आ चुका है, आईएसडब्ल्यू में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक बात आपसे पहले बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने हैं। कंसेप्ट ये हैं कि अभी तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी,
जैसे क्वेश्चन में लिखा होता था कि 30 डेज का अगर आप उधार दें तो आपको इतनी सेल्स होगी, 60 डेज का उधार दें तो इतनी सेल्स होगी, 90 डेज का क्रेडिट दें तो इतनी सेल्स होगी। आपको ऑलरेडी लिखा होता था कि ये इतनी सेल्स होगी, एक्स होगी, यहां पर x+2 होगी, यहां पर x+3 होगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको आपको x ना दिया जाए, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में x ना दिया जाए, मतलब खाली इंक्रीज दिया जाए कि अगर आप उधार 30 से 60 दिन करते हैं तो सेल्स में इंक्रीज 2 से होगा। इंक्रीज की बात कर रहा हूं, इंक्रीमेंटल की बात कर रहा हूं। और अगर आप 30 से 90 दिन करें तो इंक्रीज इन सेल्स 3 से होगा। मैं फिर इंक्रीज की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए ईमानदारी से, आपको यहां पर टोटल सेल्स गिवन ही नहीं है, आपको इंक्रीमेंटल सेल्स गिवन है, तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 11 में यही बात लिखवाई है कि कई बार क्वेश्चंस में, वैसे क्रेडिट पॉलिसी के क्वेश्चन को करने में हम 2 तरह के अप्रोचेस लगा सकते हैं मेरे बेटे। एक तो मेरे बेटे एक ना टोटलिटी अप्रोच लग सकती है मेरे बेटे, टोटल मेरे बेटे। और बेटे दूसरी अप्रोच पता है कौन सी लग सकती है मेरे लाल? इंक्रीमेंटल अप्रोच लग सकती है बेटे। एक टोटलिटी और एक इंक्रीमेंटल, एक टोटलिटी और एक इंक्रीमेंटल। बेटे आज तक जितने भी क्वेश्चंस किया आपने 1 से 11 तक, उसमें बेटे हमने टोटलिटी अप्रोच लगाई थी क्योंकि हमें टोटल दिया हुआ था। और बेटे टोटलिटी अप्रोच इजी है, अंदर की बात है, इजी है। टोटल सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल और नीचे फिर टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट में से डिफरेंस, उसका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ गया। बट बेटे उसी क्वेश्चन को आप दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी सुझाव नहीं दूंगा इससे करने के लिए। लेकिन कई बार एग्जामिनर ओछी हरकतें करते हैं मेरे बेटे, और एग्जामिनर बच्चों को मूड ऑफ कर देते हैं मेरे बेटे। जब एग्जामिनर ओछी हरकत करे तो इस बात का ध्यान रखिए, ओछी हरकत का मतलब क्या है? उसने टोटल सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बेटे कुछ भी नहीं दी, हाय राम, कुछ नहीं दी। उसने खाली इंक्रीज इन सेल्स दे दी, उसने इंक्रीमेंटल सेल्स दे दी, उसने इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट दे दी, उसने इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट दे दी, उसने इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे दी, और लास्ट में बेटे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ही तो आएगा। अब मुझे बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, अगर आपको इंक्रीमेंटली सब कुछ दिया है तो आप टोटलिटी तो लगा ही नहीं सकते। फिर उस केस में कंसेप्ट नंबर 11 का इस्तेमाल होगा। आप इंक्रीमेंटल अप्रोच से काम करेंगे, तभी करेंगे जब आपकी टोटलिटी वाली इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो एक तो ये था कंसेप्ट नंबर 12। मैं अभी 11, 10 और 11 दोनों को दोनों कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 18 में यूज करने वाला हूं। मैं अब आपसे एक बात और कहने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 10 की बातें अभी बतानी है, मैं क्वेश्चन 18 पढ़ रहा हूं। A firm has a current sales of, आइए जी पेज नंबर 108, पेज 108, पेज 108, क्वेश्चन नंबर 18। A firm has a current sales of 2,56,48,750, 2,56,48,750 की सेल्स है जी। The firm has अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, इसकी जो अभी मैं बेटे यहां लिख रहा हूं सेल्स, और यहां लिख रहा हूं बेटे T0, और बेटे इसकी कैपेसिटी है अभी, जैसे आप 6 घंटे पढ़ते हो बेटे, पढ़ तो 14 घंटे सकते हो, तो आपकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी कितनी हुई? 8 घंटे। बिल्कुल इसी तरह से इस फैक्ट्री की भी अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, तो वो क्या कर रही है, उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट पीरियड बढ़ाना चाहती है। द प्रपोज्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट विल बी
60 दिन करना चाहती है मेरे लाल। अभी कितना दे रही है? 45 डेज कर रही है मेरे बेटे, 45 कर रही है, 60 करना चाहती है, जिसकी वजह से बैड डेट्स 1.5% थे, अब 2% हो जाएंगे, और सेल्स जो है मेरे बेटे 10% से बढ़ जाएगी। हाय राम, मतलब डेल्टा सेल्स विल बी 10%, वेरिएबल कॉस्ट इज 72%। टैक्स रेट बेटे यहां पर अंडरलाइन कर दिए, यही कंसेप्ट नंबर 10 है जो बताना है। टैक्स रेट बेटे 35%, टैक्स रेट इज 35%, टैक्स रेट is 35%, tax rate is 35%, tax rate is 35%। बेटे आज तक जितने भी क्वेश्चंस किए आप चेक कर लीजिए, वहां पर टैक्स रेट नहीं दिया था, और यही तो कंसेप्ट नंबर 10 है। आपको जब टैक्स रेट दिया जाए तो आप फिर कॉस्ट अकाउंटिंग अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते। टैक्स हमेशा फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिया होता है, मैं बताऊंगा कि उस समय फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट रिक्वायर्स आफ्टर टैक्स रिटर्न, अंडरलाइन कर दीजिए आफ्टर टैक्स रिटर्न। दो बातें हैं बेटे, एक तो टैक्स रेट दिया है, अच्छा जब टैक्स रेट दिया है तो इन्होंने आफ्टर टैक्स रिटर्न भी दिया है। आज तक आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए उसमें कहीं भी आफ्टर टैक्स रिटर्न नहीं दिया बेटे। ये 15% है, आफ्टर टैक्स रिटर्न और 15%, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर। अब आप सुनिए जरा ध्यान से बात को। मैं एक पहली बात ये कहना चाह रहा हूं आप सभी को कि आप आज तक जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते आए वो कुछ इस तरह से बनाते थे। आप पहले सेल्स लिखते थे, फिर वेरिएबल कॉस्ट लिखते थे, फिर फिक्स कॉस्ट लिखते थे, और फिर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट लिखते थे, फिर बैड डेट्स लिखते थे, और यहां पर जो आता था इसको आप कहते थे ये प्रॉफिट है। बोलो बेटा ऐसे तो कहते थे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि ये जो आपने लिखा है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, मैं बोल ही नहीं रहा इस समय, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा आपको। मैं इसलिए देख रहा हूं कि आप ध्यान से देख भी रहे हैं नहीं देख रहे, कि आपको लग रहा है बस पिक्चर चलती जा रही है। बेटे ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर नहीं है, ये बेटे ध्यान से समझने की चीज है, ये ज्ञान है बेटे, ज्ञान है। इधर देखिए मेरी तरफ, आप सब इस समय मेरी तरफ देख रहे हैं। व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल फोन को तो गोली मार दीजिए, खत्म हो जाए मोबाइल फोन। मैं तो कहता हूं आपकी आंखें, आपके कान और आपकी सारा माइंड का कंसंट्रेशन बर्बाद कर रहा है ये मोबाइल फोन और व्हाट्सएप। मैं तो केस फाइल करने वाला हूं इसके अगेंस्ट। अब आप ध्यान से सुनिए, गहरा सांस लीजिए, पहले तो एक गहरा सांस ले लीजिए, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप गहरा सांस अंदर लीजिए, इनहेल एक्सहेल। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये मैंने लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है ये अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट है। ये इंटरेस्ट आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बेटा? सोच तो फिक्शन होती है। क्या सोच रहे हैं कि अगर आप उधार ना देते, अगर आप उधार ना देते, अगर आप उधार ना देते तो आप मास्टर आगे चल, हाँ, आप वो पैसे बैंक में जमा करते, वो पैसे बैंक में जमा करते, और उस पर सूद मिलता, और उस पर सूद मिलता, और उस पर सूद मिलता। जो नहीं मिल रहा
जो नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा, इसलिए इसलिए आपने उसको खर्चा माना। आपने एक्चुअली में इंटरेस्ट कॉस्ट पे नहीं की, आप उसको इनकम लूज की सेंस में देख रहे हैं कि अगर आप उधार कम देते या ना देते तो वो पैसे जल्दी मिलते और बैंक में जमा करते और उस पर सूद मिलता, जो अभी नहीं मिल रहा। अब वो जो सूद नहीं मिल रहा वो अपॉर्चुनिटी लूज है। जैसे आप इस समय प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अगर आप ये कोर्स ना करते तो आप किसी बीपीओ में काम कर सकते थे, वो आपको 15-20 हजार महीने के देता। अब नहीं मिल रहे क्योंकि आप इस पढ़ाई में लगे हैं। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आपका जो खर्चा है एग्जामिनेशन फीस वगैरह, उसके साथ साथ जो पैसे आपको मिल सकते थे वो भी नहीं मिल रहे, वो भी तो अपॉर्चुनिटी लॉस ही हो गया। समझ आया? नहीं समझ आया? आ गया? मैं यही बात कह रहा हूं कि ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है आप एक्चुअली में पे नहीं कर रहे, ये आप सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। तो मैं एक तरफ लिखता हूं फिक्शन और एक तरफ लिखता हूं फैक्ट। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ फिक्शन। हेंस व्हेन एवर, आपने लिखा बेटे, लिखना नहीं, व्हेन एवर टैक्स रेट हैज बीन स्पेसिफाइड, जब भी टैक्स रेट दिया होगा, हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, जब भी टैक्स रेट दिया होगा तो आप ये जो खर्चे जो सोच रहे हैं, जो खर्चे सोच रहे हैं, हुए नहीं है, एक्चुअली में नहीं हुए, इन खर्चों को डेबिट नहीं कर सकते जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और ये तभी फॉलो करेंगे जब टैक्स रेट दिया होगा। बेटे आप बताओ, पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या कोई ऐसा सेक्शन है जो ये अलाउ करता हो कि जो आप खर्चे सोच रहे हो वो भी डेबिट कर लो? ऐसा तो सब कहेंगे कि हम सोच रहे हैं, हम डेबिट ही करते जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में जो इंटरेस्ट पे करते हैं वही डेबिट होता है। इसीलिए एक बात को मैं समझा रहा हूं कंसेप्ट नंबर 10 में, मैंने कंसेप्ट 10 में आपको जो लिखवाया एक बार निकाल लीजिए और उसमें एक बात समझ लीजिए। मैंने ये बात लिखवाई है कि अगर आपको टैक्स रेट दिया जाए तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच फॉलो करनी है, या छोड़िए फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच, ये तो मैंने नाम दिया है ना, टैक्स डेबिट। टैक्स के लिए आप उन्हीं खर्चों को डेबिट कर सकते हैं जो खर्चे आपने एक्चुअली में पे किए हैं, और जो खर्चे आप सोच रहे हैं आपने कभी पे ही नहीं किए उनको डेबिट नहीं करते। बस यही बात बतानी है, ठीक है जी। आइए मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन नंबर 15-18 को दोबारा पढ़ लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं, पढ़िए, इसको करेंगे और फिर हम क्लास की पूर्ण आहुति करेंगे। इस समय ये आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आइए कंसेप्ट नंबर 10 और 11 की प्रैक्टिस करें क्वेश्चन नंबर 18 में। तो दोस्तों इसमें पहला नोट तो 1 लिख लें आप, जो पेपर मैंने लिखना आपके लिए। एज टोटल इंफॉर्मेशन हैज बीन specified in the question, we can
फॉलो टोटलिटी अप्रोच फॉर evaluating optimum credit period। तो पहला तो नोट 1 देख लें आप, नोट 1 देख लें, नोट 1 देख लें, नोट 1 देख लें, नोट 1 देखिए दोस्तों। नोट 1 लिख लिया हो तो वैसे ये पेपर में नहीं लिखना है, मैं आपको बताऊं, पेपर में नहीं लिखना है नोट 1। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि क्योंकि ये घर के लिए बेटे, ये घर के लिए है, ये पेपर के लिए नहीं है बेटे। हाय राम। अब आप नोट 2 लिखिएगा, नोट 2 लिखिएगा, नोट 2 लिखिएगा, नोट 2 लिखिएगा फॉर, या चलिए ऐसे लिखिए, एज इनकम टैक्स रेट हैज ऑल्सो बीन specified in the question, as income tax rate has also been specified in the question, hence we can not debit, we cannot debit, हम डेबिट नहीं कर सकते क्या? अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, हम अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट नहीं कर सकते। हेंस, समझने के लिए बेटे मैंने लिखा है, सो वी विल फॉलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। तो फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच फॉलो करेंगे। एक बात को समझ लें। अच्छा, आपने वैसे कंसेप्ट नंबर 10 लिख लिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच होती क्या है। मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच फॉलो करेंगे तो हम जो भी प्रॉफिट निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर हम एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न will be compared with expected rate of return। एक बच्चा सिर खुजलाता हुआ बोला, ये मास्टर ये क्या चीज होती है? अभी बता रहा ना बेटे, ठंड तो रख लो, ठंड तो रख लो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो बेटे आज तक जो भी दिया था वही था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स। बेटे ये एक्सपेक्टेड तो दिया हुआ था, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहां गया बेटे, कहां गया? तेरा बेटे 15%, ये रहा 15%। आप ये सोच रहे हो कि आप 100 रुपए कहीं पे लगाते हो तो आपको 15 रुपए मिल ही जाते हैं, मिल जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। और कितने मिल रहे हैं, कितने ज्यादा मिल रहे हैं, इसको हम निकाल लेंगे। इंक्रीज इन, लिखा बेटे क्यों लिख रहे हो बार बार? इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, इनटू में 100, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। बेटे इसी से तो निकलेगा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए आगे चलिए। अब मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको करके दिखाऊंगा टोटलिटी अप्रोच में। क्वेश्चन नंबर 18 मैं लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट showing alternative proposals। Proposal number 1,
टू ग्रांट क्रेडिट ऑफ 45 days. Proposal number 2, to grant credit of 60 days. पहला है कि हम 45 डेज का उधार दे रहे हैं और दूसरा है हम 60 डेज का दे रहे हैं। इसी में तो सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 मैंने लिख दिया। स्टेप नंबर 2, हम दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी। मैं अगली शीट में जा रहा हूं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। लर्ड सेल्स बेटे टोटल सेल्स है मेरे लाल। अब एक बच्चा कह रहा है फिगर बड़ी अटपटी सी है। हाँ बेटे, फिगर बड़ी अटपटी सी है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है बेटे, ये फिगर 10% से सेल्स बढ़ जाएगी बेटे। बेटे ये हो गई 2,82,13,625। आराम से बेटे, मैंने कैलकुलेटर से किया, आप खुद कर लीजिए, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है बेटे। फिगर बड़े अटपटी सी है, लेकिन टेंशन की बात नहीं। इन ऑर्डर टू बूस्ट इज सेल्स, बेटा लिख लिया। बैड डेट्स अभी देख लेते हैं, ना बेटे, अभी देखते हैं ना बेटे। वेरिएबल कॉस्ट लिखूंगा ना बेटे, 72% है। $1,84,67,100 इंटू 72% है 2,03,13,810। बेटे फिक्स कॉस्ट तो दी नहीं हुई, हाय राम। और बेटे, और मेरे बेटे अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट तो लिखेंगे ही नहीं बेटे। एक बच्चा कहने लगा क्यों, ये मास्टर पागल हो गया। बेटे कान पे थप्पड़ मारूंगा। अभी बताया, कंसेप्ट 10 लिखवाया, फिर समझाया कि अगर आपको टैक्स रेट दिया जाए तो आप उस केस में एक्चुअल खर्चों को डेबिट करते हैं, फिक्शन वाले खर्चों को डेबिट नहीं करते। और अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्शन वाला खर्चा है, इसलिए डेबिट नहीं करेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर बैड डेट्स लिख रहा हूं, और बैड डेट्स लिख रहा हूं। आइए पहले लिखा हुआ है 1.5% के बैड डेट्स हैं, और आपको पता है बैड डेट्स जो हैं सेल्स में रिलेट करते हैं। $3,84,731, 5,64,272। आराम से बेटे, ये बेटे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर टैक्स है, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। मैं तो बेटे देखो सारा कैलकुलेट कर रहा हूं। बेटे आप भी करें, मुझे अच्छा लगेगा मेरे लाल। करो ना बेटे, कर लो ना। बेटा ये फिगर आपके सामने आई है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके एक बार वेरीफाई तो जरूर कर लें बेटा। इतनी तो मदद कर देना, इतनी भी मदद नहीं करेंगे क्या?
ऐसी क्या नाराजगी है बेटे, ऐसी क्या नाराजगी है, इतनी क्यों दूरियां रख रहे हो। मैं अगले पेज में चलूंगा, साफ सुथरा लिखूंगा, बड़ा बड़ा लिखूंगा। आप नाराज मत होना मेरे बेटे, आप नाराज मत होना। दूरियां नजदीकियों में बदली। आहा, 679 679 6919। लो ना बेटे, लो ना बेटे। 73 35 543, 73 35 543। टैक्स रेट देख लीजिए कितने परसेंट है, 35% है। 6796919 इंटू 35%। ये बेटे मैं लिख रहा हूं 23,78,921 माइनस इक्वल टू बेटे 44,17,997। आराम से मेरे बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है। इसके बाद मैंने कह दिया छुट्टी है बेटे, कोई क्लास नहीं है, अगला लेक्चर देखेंगे, ये लेक्चर का एंड है। तो फिर क्यों ऐसे जल्दीबाजी कर रहे हो बेटे, इतनी जल्दी बैग संभाल रहे हो, अपने ही तो घर में बैठे हो। कर लो ना, कर लो ना, हिम्मत करो ना। मैं आपके सामने देखिए सारी कैलकुलेशन खुद कर रहा हूं कि आपको समझ आए, आपको घर जैसा लगे, और आप अजनबियों जैसे बैठे हैं। मैं आपको अपना बना रहा हूं, आप अजनबी जैसे बैठे हैं। ये बेटे मैंने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट तक निकाल दिया। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, आराम से आप देख लें। मैंने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट तक निकाल दिया, 3,50,105। बस 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाला है। आप आराम से देख लें, 3,50,105 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर आप 45 डेज से 60 डेज में चले जाओ। लेकिन इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि पहले आप 45 डेज की इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपकी ब्लॉकेज 45 डेज के लिए होती थी, अब आपको 60 डेज के लिए करना पड़ेगा, इसलिए आपकी ब्लॉकेज 60 डेज के लिए होगी। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है इसके ऊपर आपकी पूंजी कितनी ज्यादा लग रही है। इसी का तो नाम है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने यहां तक कर लिया होगा। मैं आगे चल रहा हूं और मैं लिख रहा हूं एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। बेटे एक्सपेक्टेड तो दिया ही हुआ है मेरे लाल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये तो दिया हुआ है मेरे बेटे। कितना दिया है, कितना दिया मास्टर, कितना दिया है बेटे? आपके बुक में दिया हुआ है 15%। कि आपकी चाहत है, चाहत आपकी, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको 15% का रिटर्न मिले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अब एक्चुअल देख ले कितना आपको मिल रहा है। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इंटू 100। बेटे ये फिगर तो निकाल ही चुके हैं ना, 3,50,105। आराम से देख लीजिए, इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,50,105 तो निकाल ही चुके हैं ना। अब आपको निकाला है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स का मतलब है कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटे ये मेरे बेटे, तो लिखिए, वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, वर्किंग नोट बना रहा हूं। लिखिए वर्किंग नोट 3, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। जब आप 45 डेज का देंगे तो मैं लिख रहा हूं
अब मैं लिख रहा हूं अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। और जब आप 60 डेज का देंगे तो अमाउंट इन्वेस्टेड देख लेंगे। देखिए इसमें मैं फिगर वहां से इंपोर्ट करता हूं, ये रही फिगर 184 67 184 1,84,67,100। अभी देखना बेटे, और फिर बेटे 2,03,13,810, 2,03,13,810, 2,03,13,810। लो बेटे, लो लो मेरे बच्चे, ये आ गए बेटे 23 लाख या 2,30,08,387, 2,30,08,387। लो लो 230,83, 230,83,87। और यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे 203,13,810 माइन इंटू 60,60/360 इज इक्वल टू 3,38,05,635। बस बेटे हो गया ना, हो गया ना बेटे, मूड ना खराब करो ना बेटे, नहीं ना बेटे। 230,83,87 ये आ गया बेटे 1,077,248। ये आ गया बेटे 1,07,07,248। मैं रुक गया, मैं रुक गया भाई, रुक गया। बेटे आ गया क्या? अब आप ये चेक कर लीजिए कि आप इसमें इंक्रीज इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटे, 3,378, 5,635 माइनस 230, 8,387, ये आ गया बेटा 10,77,248। अब यहाँ पे आ जाइए 10,77,248 रुपए के आपके पैसे ज्यादा लग रहे हैं। बेटा मेरा कैलकुलेटर थोड़ा खराब हो रहा है, मैं भी चेंज कर दूंगा। ये देखो बेटे, ये बेटे आ रहा है 32.5। बिल्कुल आंसर बेटे ऐसा था बेटे कि जो मैंने आंसर दिया है वो बेटे मैंने एक्चुअली में सेल्स पे इन्वेस्टमेंट निकाली है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बेटे। लेकिन मैंने आपको समझाया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे निकालेंगे। जैसे ये मैंने किया, ये मैंने यहाँ पर कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे किया। अगर आप सेल्स लिख दो तो वही आंसर आएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर कुछ ना लिखा जाए तो आप हमेशा इन्वेस्टमेंट कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करेंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पे करेंगे। लेकिन जो मैंने बुक में दिया वो सेल्स पे दिया है, वो गलत है। आपने कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करना है। अगर आप सेल्स पे करेंगे तो 23.40 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करेंगे तो आंसर आएगा 32.5%। ठीक है जी। अब बताइए, आपकी चाहत है कि 15% का रिटर्न मिले, लेकिन एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है 32.5। तो लिखिए, रिकमेंडेशन लिखिए, द मैनेजमेंट में बी
advised to liberalize the credit period from 45 days to 60 days as per, ये लिखना नहीं है फिर भी आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। अब बेटे एक नीचे इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, द इन केस वी फॉलो इंक्रीमेंटल अप्रोच। अगर हम इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करें, इन केस वी फॉलो इंक्रीमेंटल अप्रोच, अगर हम इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करें तो फिर क्या होगा? बस दोस्तों 2 मिनट की बात रह गई है। जैसे आपने देखिए यहां लिखा, यहां क्या लिखा, यहां लिखा सेल्स इतनी है इतनी है। मैं अब यहां पर इंक्रीमेंटल का कॉलम अगर बना दूं तो 1 सेकंड में आपको समझ आ जाएगा। 25648,750 इंटू 10%, ये आ गया बेटे 2,56,04,875। बोलो समझ आ रहा है बेटे? बोलो ना, बोलो ना। अब आप वेरिएबल कॉस्ट में देख लीजिए, एक सीधा निकाल सकते हैं। मैंने वैसे जो सोल्यूशन दिया है उसमें मैंने इंक्रीमेंटल अप्रोच ही फॉलो किया है। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉर इवेल्युएटिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड। Incremental approach for evaluating optimum credit period. Incremental sales 25648,750 into 10% is equal to 2,56,04,875 या 25,64,875 लेस incremental variable cost 18,46,710। बेटे 72% ही तो करेंगे 256,48,75 का मेरे बेटे, इसके ऊपर ही तो करेंगे। तो बेटे जो वेरिएबल कॉस्ट आई वो भी तो इंक्रीमेंटल होगी ना बेटे। लेस इंक्रीज इन बैड डेट्स, चेक कर लीजिए बेटे, चेक कर लीजिए 179,540। देखिए कैसे आया, बैड डेट्स देख लीजिए, पहले कितने थे 564,272 माइनस 384,731 इज इक्वल टू 179,541 ही आ रहे हैं बेटे बैड डेट्स। मैंने कैलकुलेटर से किया, आपके सामने देखिए, ये देखिए वही लिखा है। चलिए बेटा इसके बाद लिखिए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आओ ना बेटे 5,38,625 बेटे लेस टैक्स बेटे 35%, 1,88,518 बेटे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,50,105 वही आ रहा है। आराम से बेटे नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो अप्रोच है इसका नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच। ये जो अप्रोच है इसका नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच। आंसर दोनों में सेम आया है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये तभी करनी चाहिए जब आपको खाली इंक्रीमेंटल की इंफॉर्मेशन दी हो। नोट करिए, नोट कीजिए। आज का लेक्चर अभी यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, आप होमवर्क लिख लें। होमवर्क में अगर आपने नेक्स्ट क्लास से पहले
आना हो, समझना ज्यादा हो तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ये तो मैंने पहले लेक्चर के बाद ही दे दिए थे। एक तो इनको ट्राई करना है और कहते हैं कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहते हैं जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती है, वो जीत जाता है। और जो कोशिश ही नहीं करते दोस्तों वो तो हारे हुए हैं, वो तो हारे हुए हैं। और मैं कहता हूं कि आज आप घर जाकर क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार रिपीट करें अपने आप, अपने आप। तो यहीं पर आज हमारा क्लास कंप्लीट हो रहा है। आपके लिए मैं मेरी शुभकामनाएं, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी जॉली, बी जॉली, बी चेयरफुल मेरे बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल मेरे बेटे। मिलते हैं बेटे, मिलते हैं।